हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। माय नेम इज नरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आप खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स गुरु। आज हम न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट है क्या चीज? बहुत सालों से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी जानते थे, लगभग 2000 साल पहले से। ठीक है। और करंट के बारे में भी जानते थे, लेकिन इन दोनों का रिलेशन नहीं पता था। इनका रिलेशन किसने दिया? साइंटिस्ट ऑर्स्टेड ने दिया। कैसे दिया? कि भाई ऑर्स्टेड क्या कर रहे थे, एक रैंडमली कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनके पास एक कंपास निडल भी रखी हुई थी और एक सर्किट कंप्लीट कर रहे थे। उन्होंने वायर बैटरी वगैरह कनेक्ट कर रखे थे और जैसे उन्होंने स्विच ऑन किया तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक निडल जो वायर के पास रखी हुई है उसके अंदर क्या आ गया? डिफ्लेक्शन आया। उसके अंदर क्या आया? डिफ्लेक्शन आया सडनली। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ स्विच ऑन किया। फिर उन्होंने फिर से स्विच ऑन करके देखा तो उन्होंने देखा कि अब की बार फिर से डिफ्लेक्शन आया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस मैग्नेटिक निडल के अंदर कोई कुछ न कुछ एक्स्ट्रा कोई मैग्नेटिक फील्ड आया, तभी तो मैग्नेटिक निडल क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि इसके वायर से ही तो कुछ हिस्से आया है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो वायर के अराउंड जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसका नाम दे दिया उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड नाम दे दिया। ठीक है। फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने देखा कि एक वायर लेते हैं। ठीक है। वायर लिया उन्होंने कि वायर कैसे, इसको ये इस तरीके से था तो मैं इस वायर को ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि ये इनवर्ड है। तो जैसे इन्होंने वायर के इनवर्ड रखा तो इधर देखा इस पे, तो यहां पे देखा तो ये कंपास निडल कहां मिली? ऐसे मिली। ठीक है। यहां पे मिली। जैसे उन्होंने कंपास निडल यहां लेके आए तो कंपास निडल का डायरेक्शन ये चेंज हो गया, इस तरीके से मिली। फिर यहां पे ले गए तो उन्होंने देखा कि अब की बार फिर से डायरेक्शन चेंज हो गई, यहां पे मिली। फिर उन्होंने यहां पे देखा तो उन्होंने देखा कि अब की बार कंपास निडल की डायरेक्शन ये है। इसका मतलब ये कंपास निडल क्या हो रही है? इसके अराउंड इस तरीके से घूम रही है, डायरेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही? लेकिन जबकि अगर वैसे अपन फ्रीली सस्पेंडेड अगर कंपास निडल को रखते हैं तो कंपास को रखते हैं तो उसकी डायरेक्शन तो नॉर्थ साउथ होनी चाहिए। उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ साउथ होती है कि नहीं होती? इसका मतलब ये क्या हो गया? वायर के अराउंड कोई क्वांटिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से? जो इस वायर में करंट पास हो रहा है उसकी वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आया है। समझ में आया कि नहीं आया? इस करंट की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड आया है और ये इस तरीके से होगा अराउंड द वायर। अलग अलग जगह कंपास निडल रखे। देखिए ये सर्कल किसकी वजह से है? मैग्नेटिक कंपास निडल जो होती है उसने ड्रॉ किया है। ये पैटर्न अलग अलग रखी, पहले यहां रखी, फिर यहां रखी, फिर यहां रखी। कंपास निडल अलग अलग जगह हमने नोट किए। तो पॉइंट देखे, यहां पे नोट करके देखे पॉइंट, तो कंपास निडल इसके चारों तरफ घूम गई। इसका मतलब वो तो डिफ्लेक्ट सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑर्स्टेड ने ये बताया रिलेशन किस किस के बीच में? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और करंट के बीच में जो रिलेशन दिया है वो ऑर्स्टेड ने दिया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट करते हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? कि भाई ऑर्स्टेड ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की वजह से होता है। सिंपल सा एक कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर ले लिया। ठीक है। इस कंडक्टर को स्ट्रेट कंडक्टर लिया भाई ये। ठीक है। इस कंडक्टर के ऊपर हमने क्या लगाया? एक बैटरी लगाई, एक रियोस्टेट लगाई और एक वन वे की लगाई। ठीक है। तो ये बैटरी भी लगा देते हैं, ये वन वे की है, ये बैटरी लगाई और एक लगा दी मैंने, क्या बताया? रियोस्टेट लगा दी, रियोस्टेट RH। रियोस्टेट क्या होती है? बेसिकली वेरिएबल रजिस्टर होता है। ठीक है।
समझ में आया कि नहीं है? रजिस्टर को वेरी कर सकते हैं इसके अंदर, तो करंट की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस, एक बात बताइए भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो करंट गया इधर, ए बी, ये की ली के, जैसे की को ऑन किया करंट की डायरेक्शन ये जाएगी नहीं जाएगी, ऑफ कर देंगे करंट बंद हो जाएगा। अब क्या किया, एक कंपास निडल रखी, एक क्या रखी इसके ऊपर साइड में पैरेलल में रख दिया कंपास निडल, ठीक है। ये कंपास निडल रख देते हैं, ये कंपास निडल रख दे, कंपास निडल ऐसे रख दे, ठीक है। इस तरीके से होती है वैसे, फ्रीली सस्पेंडेड होती है, तो ये ऐसे रखी हुई, ध्यान रखना, इस पर ऐसे घूम सकती है, फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ये वायर तो है ये ऐसे, और ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है, इसके नीचे नहीं, ये यहाँ रख दी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? इस वायर के अब मैं यहाँ दिखा नहीं सकता यहाँ पे इसको, इस वजह से मैंने कहाँ रख दी, नीचे रख दी। अब देखो कंपास निडल है, ये है साउथ और ये है नॉर्थ, ये क्या है, इसका साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ। समझ में आया कि नहीं है? कंपास निडल इस तरीके से अरेंज करें कि इस वायर के पैरेलल ही हो, ये इस वायर के क्या हो, पैरेलल रख दी, ठीक है। जैसे ही ओर्स्टेड ने करंट को ऑन किया, करंट को ऑन किया तो डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव गई, और ए से बी गई कि नहीं गई, ए से बी गई। तो जैसे ही करंट को हमने स्विच को ऑन किया, ऑन करते ही करंट फ्लो किया, तो ये मैग्नेटिक निडल है, ये इस तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। ये नॉर्थ पोल कहां मूव गया, ऐसे मूव कर गया। समझ में आया कि नहीं है? ये पहले करंट ये था, करंट ए से बी गया, ये है इसका नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जैसे करंट स्विच ऑन, करंट ऑन, डिफ्लेक्ट, करंट ऑन करते ही ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं है? और अब देखो अगर डायरेक्शन देखी जाए तो ये क्या होगी, ये नॉर्थ बताया हमने, ये साउथ बताया, तो ये क्या होगा, ऊपर वेस्ट होगा, नीचे क्या होगा, ईस्ट होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है भाई, वेस्ट की तरफ। नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर, किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। जैसे उन्होंने देखा कि चलो भाई करंट की डायरेक्शन, जैसे इन्होंने करंट को ऑफ किया, मैग्नेटिक निडल फिर से अपनी पोजीशन पे आ गई, इनिशियल पोजीशन पे। करंट जब तक ऑन था तभी ये ऐसे थी, करंट ऑफ, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। अब क्या किया, ओर्स्टेड ने इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया, फिर से रिपीट किया। तो देखो ध्यान से, अपन ये फिर से क्या ले लिया, वायर ले लिया, ये वायर ले लिया, सेम टू सेम वायर था, लेकिन अब की बार एक काम करेंगे, बस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे नया काम, ठीक है। सिर्फ करंट की डायरेक्शन को हमें रिवर्स करना है। तो ये इधर पॉजिटिव था, तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, नेगेटिव कर देता हूँ, इसको कर देते हैं पॉजिटिव, ये की यहीं रख देते हैं, ठीक है। रियोस्टेट भी यहीं रखेगी, सारी चीजें वैसे के वैसे, सिर्फ बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव पॉजिटिव से जोड़ दिया। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई भाई। तो रिवर्स हो गई, इसका मतलब एक ए है। अब की बार करंट की डायरेक्शन ये बी है और ये है ए। अब डायरेक्शन ऑफ करंट सेम मैग्नेटिक कंपास निडल को रख देते हैं इधर। अब बहुत बड़ी बन गई रे, इधर देखिए, ये रखा, ये रखा, ठीक है, कंपास निडल। ये क्या था, ये था साउथ, ये था नॉर्थ, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार देखा कि फिर से स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। अब की बार डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है बी टू ए, बी टू ए। अब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई कि नहीं हो गई, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई, तो देखते हैं इस पे क्या फर्क हुआ। तो ये पहले क्या कर रही थी, करंट ए टू बी जा रहा था, टक नॉर्थ पोल क्या होगा, इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन अब की बार डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, बोला ये दूर चला गया। ये पहले जो इधर आ रहा था ना, अब नॉर्थ पोल कहां चला गया, इधर चला गया। नॉर्थ पोल किधर चला गया, इस तरफ चला गया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इससे क्या प्रूव हुआ, ये एक्सपेरिमेंट किया है ओर्स्टेड ने, क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया, अपनी मर्जी से नहीं बता रहे कि ये इधर चला गया ना, एक्सपेरिमेंट करके देखा उन्होंने। तो ये नॉर्थ पोल अब की बार इधर डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब कुछ चेंज नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। चेंज कौन किया, पहले करंट ए से बी था, आई करंट ए टू बी था, अब करंट की डायरेक्शन बी टू ए कर दी। जैसे करंट की डायरेक्शन बी टू ए की, तो करंट की डायरेक्शन बी टू ए करते नॉर्थ पोल अब की बार वायर से अवे जा रहा था, पहले टुवार्ड्स द वायर जा रहा था, अब की बार अवे फ्रॉम द वायर जा रहा है। समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब एक चीज तो प्रूव होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। क्यों,
एक बात बताओ, ये नॉर्थ पोल किसे अट्रैक्ट करता है? साउथ से। इसका मतलब पहले इस वायर की तरफ साउथ बना होगा, तब इसने अट्रैक्ट किया था, साउथ ने साउथ को रिपेल किया था, है ना। जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स की तो अब की बार ये क्या बन गया? पहले क्या बना था यहाँ पे? साउथ, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट किए थे, अब ये क्या बन गया होगा? नॉर्थ। तभी तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? रिपेल। पहले ये इधर चला गया था, ये पोजीशन इसकी ये ऐसे शिफ्ट हो गई थी, ठीक है, ये इस तरीके से शिफ्ट हो गई थी, और अब की बार इसकी पोजीशन कैसे शिफ्ट होगी? अब की बार इसकी पोजीशन इस तरीके से शिफ्ट हो गई। समझ में आया कि नहीं है? ये इधर मूव कर गया, ऐसे मूव कर गया, ठीक है। तो ओर्स्टेड ने ये एक्सप्लेन कर दिया कि भाई अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। समझ में आएगा नहीं? करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट अगर जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, करंट अगर पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड आएगा। समझ में आ गया? ये ओर्स्टेड ने एक्सप्लेन किया। फिर इसके डायरेक्शन की बात आई कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी। फिर साइंटिस्ट थे, कौन? एम्पियर थे, ठीक है। तो उन्होंने एक रूल बना दिया। क्या रूल बनाया भाई? जिसका नाम था एम्पियर्स स्विमिंग रूल। क्या नाम था उसका? एम्पियर स्विमिंग रूल। पहले इसको उतार लो, यहां तक नोट करो फटाफट से। कर लिया नोट? एम्पियर स्विमिंग रूल, ये डायरेक्शन इसी की है, मैं ये हेडिंग लिख देता हूं यहां पे। स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या होता है? देखो ध्यान से। एम्पियर ने, मैंने क्या बताया? ओर्स्टेड ने तो बताया रिलेशन, एम्पियर ने इसकी डायरेक्शन दी थी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से एक्सप्लेन किया? ध्यान से देखिए। अब एम्पियर स्विमिंग रूल, स्विमिंग वाला तैरना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? एम्पियर का तैरने वाला नियम है ये, ठीक है। स्विमिंग तो लगभग सबको आती है, ठीक है। नहीं आती तो ये बता देता हूं ऐसे किस तरीके से की जाती है, पता है ना सबको, अच्छे से पता है। सुनिए ध्यान से। एम्पियर स्विमिंग रूल का मतलब क्या है कि भाई उसने ये बताया कि एक पर्सन इमेजिन कीजिए ना, इमेजिन करना है आगे भी, ठीक है। एक पर्सन बना देता हूं, ये पर्सन है, ठीक है, ये इसका सर हो गया। ध्यान से देखिए, बहुत ही टेक्निकल पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन, अरे हाथ नहीं बनाए, स्विमिंग कैसे करेगा? नहीं तो ये देखिए हाथ, ये एक पर्सन है। समझ में आया कि नहीं है? इमेजिन ए पर्सन स्विमिंग अलोंग द वायर, अलोंग द करंट, अलोंग द करंट। अगर पर्सन है वो स्विम कर रहा है किसके? अलोंग द करंट। समझ में आया कि नहीं है? द करंट एंटर्स थ्रू हिज फीट एंड लिव्स एट हिज हेड। आगे भाई पर्सन है वो स्विम कर रहा है किसके अलोंग? करंट के अलोंग। करंट कहां है? देखो ए से बी, ए से बी। ये पर्सन है ना, स्विमिंग कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है। समझ में आया कि नहीं आया? द करंट एंटर, उसके पैरों से करंट एंटर कर रहा है और सर से बाहर निकल रहा है। पैरों से करंट क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है, और सर से करंट क्या आ रहा है? बाहर निकल रहा है। इमेजिन करना है, कभी पैर के नीचे करंट लगा ले, सर से ऊपर से नहीं आए, बाल खड़े हो जाएंगे, ठीक है। क्या बोला है? इमेजिन करना है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई सर से करंट बाहर निकल रहा है, पैरों से एंटर किया, सर से बाहर निकल रहा है, ऐसे इमेजिन किया है, ठीक है। देन, और ये किस तरीके से है? इसमें जो ये मैग्नेटिक कंपास निडल है ये कहां रखी हुई है? साउथ टू नॉर्थ। मतलब अगर करंट ए टू बी जाएगा तो ये पहले साउथ आएगा, बाद में क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। ध्यान रखना, ओवर द मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। कि उसके अंदर क्या बोला? ए से बी करंट गया तो ये साउथ है और ये क्या है? नॉर्थ। मतलब ये ए होगा तो ये साउथ होगा, बी होगा तब नॉर्थ। करंट ए टू बी होना चाहिए, ए टू बी होना चाहिए। देन द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। फिर से सुनिए ध्यान से। क्या? कि एक इमेजिन किया कि एक पर्सन स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। करंट कहां जा रहा है? इधर, ए टू बी। पर्सन भी इधर ही स्विमिंग कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? साउथ टू नॉर्थ। मतलब ये ए से बी करंट जाएगा तो ये साउथ टू नॉर्थ ही मैग्नेटिक नीडल रखी होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं है?
करंट पैरों से जा रहा है, सर से बाहर निकल रहा है, मतलब ए टू बी जा रहा है करंट की डायरेक्शन में वो, ठीक है। तो मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ ही डिफ्लेक्ट होगा। कैसे, देखो ध्यान से, आप देखो इमेजिन कीजिए ए टू बी जा रहा है, लेफ्ट हैंड कहाँ है ये, तो नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट हुआ था, इधर, लेफ्ट हैंड तो यही तो है, ये लेफ्ट हैंड है, इसका मतलब इधर डिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। चलो वापस आ जाए, अब की बार डायरेक्शन में करंट क्या आई थी, ये आई कि नहीं आई, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो नॉर्थ पोल क्या है, डिफ्लेक्ट लेफ्ट हैंड की तरफ आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। इसे बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल, इसे क्या बोलते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या है, इसे एक वर्ड से डिफाइन किया जाता है जिसका नाम है स्नो, SNOW, SNOW। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट साउथ टू नॉर्थ, कैरिंग करंट साउथ टू नॉर्थ over the magnetic field, over the magnetic field, then the north pole of magnetic needle deflected towards west, south to north over the magnetic field, then the magnetic field, north pole of magnetic field deflected towards the west, deflected towards the west। अब देखिए ध्यान से, क्या बोला कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है, हेल्ड कहाँ है, साउथ टू नॉर्थ हेल्ड है, साउथ टू नॉर्थ ओवर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देन द नॉर्थ पोल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसे बोलते हैं वर्ड स्नो। स्नो से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, किसकी, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन दी जाती है, जो स्टार्टिंग में किसने दी थी, एम्पियर्स ने दी थी। इसे एम्पियर स्विमिंग रूल भी बोलते हैं, और ये वर्ड याद रखना स्नो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से लिखिए। अब हम डिस्कस करते हैं न्यू लॉ है जिसका नाम है बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ या बायो-सावर्ट्स लॉ बोलते हैं, टी उसमें साइलेंट है, बायो-सावर्ट्स लॉ। तो देखिए इधर बायो-सावर्ट्स लॉ, मिटा देता हूं इसको मैं, इधर देखिए भाई, बायो-सावर्ट्स लॉ क्या है, इसको मिटा देता हूं मैं, ये अब आएगा यहां पे, देखो बायो-सावर्ट्स लॉ। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद होगा, हमने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बताता था, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा, ये हमें कूलम्स लॉ बताता था। ऐसे ही बता तो दिया किसने, ओस्टर ने, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, लेकिन कितना आया ये बताएगा बायो-सावर्ट्स लॉ। समझ में आएगा नहीं, ये कितना आएगा, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा हमें बताएगा बायो-सावर्ट्स लॉ। अब देखिए बायो-सावर्ट्स लॉ क्या होता है। बायो-सावर्ट्स लॉ है वो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है कि कितना प्रोड्यूस, अगर कितना मैग्नेटिक में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, ठीक है, तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट, ध्यान रखना किसके लिए बताता है, सिर्फ स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए बताता है। तो देखिए इधर कि भाई कोई भी हमने एक क्या ले लिया, करंट कैरिंग वायर ले, ये कोई भी कैसा भी शेप का करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये आई करंट कैरी कर रहा है, ये आई करंट, अपन यहां पे इस पॉइंट पे हम चाहते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने क्या लिया, एक करंट एलिमेंट लिया जिसका नाम है, जिसका डीएल करंट एलिमेंट। पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, करंट एलिमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये डीएल करंट एलिमेंट ले लिया हमने, ये इससे डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ध्यान रखना कैसी डिस्टेंस है ये, इस वायर से बिल्कुल, अगर हम परपेंडिकुलर ले लेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 ले लेंगे, तो हम तो किसी भी एंगल के लिए निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए ये एंगल कितना ले लेते हैं हम, थीटा ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, इस करंट एलिमेंट से क्या बना रहे एंगल, थीटा बना रहा है, समझ में आया कि नहीं है। थीटा की वैल्यू 90 होगी तो बाद में पुट कर देंगे उसके अंदर। तो ये क्या डिस्टेंस, थीटा की वैल्यू ले लिया अपन ने, ले ली थीटा।
ये यहां से डिस्टेंस ले ली हमने आर, इसमें करंट जा रहा है आई। करंट कितना जा रहा है? आई करंट जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब करंट आई जा रहा है, ये एक्स वाई कंडक्टर मान लेते हैं कि एक्स वाई कंडक्टर है। आई करंट गया, डीएल क्या है? करंट एलिमेंट है डीएल, छोटा सा, बहुत छोटा है, मतलब ये वायर के, ये है ना वायर, इतना छोटा सा होगा, ये बिल्कुल स्मॉल सा, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ? डीएल ले लिया। ये पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं जिसकी ये डिस्टेंस है आर और एंगल बना रहा है थीटा करंट एलिमेंट से, और ये आर जो एंगल है वो थीटा मान लिया। तो बायो-सावर्ट्स लॉ ने बताया कि भाई डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आई। कि भाई मैग्नेटिक फील्ड वेरी स्मॉल होगा, क्यों? क्योंकि हमने स्मॉल सा एलिमेंट लिया है। जो बायो-सावर्ट्स लॉ होता है वेरी स्मॉल एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। समझ में आया कि नहीं है? वेरी स्मॉल एलिमेंट के लिए डीएल। तो इसका मतलब क्या हो गया? डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कैसे? करंट बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, आई। फर्स्ट डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। भाई लेंथ एलिमेंट की वैल्यू छोटी ली, वेरी स्मॉल ली, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कम मिला। लेंथ एलिमेंट बड़ा मान लिया, बढ़ गया, और बड़ा मान लिया, और बढ़ गया, और ज़्यादा बड़ा मानेंगे तो और बढ़ गया। इसका मतलब ये क्या होगा? डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। अब देखो तीसरी चीज, इन्होंने देखा कि भाई अगर आर को बढ़ाते हैं, अगर पॉइंट बिल्कुल पास लिया, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा मिला, थोड़ा और लेके गए, मैग्नेटिक फील्ड और कम हो गया, दूर ले गए और कम हो गया, दूर लेते गए, लेकिन वो कैसे उसने मेजरमेंट किया? अगर डीबी जो है वो पाया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तीसरा कि भाई अब देखा गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकाला तो थीटा की वैल्यू तो 0 हो गई, तो वायर के इस पॉइंट पे निकाला, कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं मिला। जैसे वायर इस पॉइंट को पी को यहां लेके आए, तो अब इस डीएल, देखो ये डीएल तो यही था, अब डीएल के इस पॉइंट पे निकाला तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला, 0 मिला। यहां पे थीटा, यहां पे देखा तो यहाँ 90 थीटा 90 डिग्री किया, तो बी की वैल्यू मैक्सिमम मिली इसके पॉइंट पे। फिर जैसे जैसे ये देखो, ये यहां से इधर जाते गए डिक्रीज हो रहा था, ये यहां से लेके यहां गए तो इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि थीटा डिपेंडेंट है, थीटा पे डिपेंडेंट है। तो उन्होंने देखा डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 4। साइन थीटा क्यों लिया भाई? साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसका मतलब क्या हो गया? डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इन सभी को देखा कि भाई बना देते हैं, तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या आ गया? आर स्क्वायर आ गया। अब देखिए, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगेगा, तो डीबी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के की जो सीजीएस वैल्यू होती है वो तो होती है 1, के की सीजीएस वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। और के की जो एसआई वैल्यू होती है वो होती है म्यू 0 अपॉन 4 पाई वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, और टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर, ठीक है। ये के की वैल्यू है, और ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू अपन लिखेंगे, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी, ये याद है ना, ये के है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, जो इसके आगे लिखेंगे ना म्यू 0 अपॉन 4 पाई, वो इसकी वैल्यू लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं है? के की देखो सीजीएस वैल्यू तो होती है 1, ठीक है, ये सीजीएस होती है, वैल्यू होती है क्या? 1 होती है के की। और एसआई में म्यू 0 अपॉन 4 पाई वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। अबे देखो इधर ये कैसे आई, इसकी की वैल्यू, अरे मैं भेजूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी? मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट होती है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। ऐसा यूनिट होती है, सीजीएस होती है गॉस, सीजीएस यूनिट क्या होती है? गॉस, ठीक है। अब देखो इसकी टेस्ला होगी, ये ऊपर आया तो इसमें क्या बोल सकता हूँ? टेस्ला। ये ऊपर आएगा कितना आएगा? मीटर स्क्वायर। ये आई नीचे आया, क्या आया? एम्पियर करंट। और डीएल लेंथ का है तो ये भी कितना है? मीटर। मीटर से मीटर उड़ा दो, कितना है? टेस्ला एम्पियर इनवर्स, और मीटर बन गया कि नहीं बन गया? समझ में आया कि नहीं है? और जो आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में, ये इसकी यूनिट है तो वेबर एम्पियर इनवर्स, मीटर इनवर्स होती है, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? जो के की वैल्यू, जो फिक्स वैल्यू होती है वो के की क्या होती है?
के इजिकल टू होता है म्यू 0/4 पाई, तो ठीक था। तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, और दूसरी क्या होती है टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। ठीक है भाई, ये के की क्या होती है SI यूनिट होती है, अच्छे से याद कर लेना इसकी वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, ये एक्चुअल में तो म्यू 0/4 पाई की वैल्यू है, क्या 10⁻⁻7 टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। ये किसकी वैल्यू म्यू 0/4 पाई की। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती थी, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो म्यू 0/4 पाई की वैल्यू 10⁻7 टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर होती है। अच्छे से लर्न कर लेना, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके बिना नहीं होंगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, और सीजीएस यूनिट होती है गॉस। 1 टेस्ला इजकल टू 10⁻⁻4 नहीं सॉरी टेस्ला है ना 4 गॉस। समझ में आया कि नहीं है। 1 टेस्ला इजकल टू 10⁻⁻4 गॉस होता है टेस्ला। समझ में आया, इसकी वैल्यू टेस्ला। ठीक है भाई, फटाफट से इसको नोट करो, पहले इसको नोट कर फिर आगे करेंगे। कर लिया नोट, चलो इधर देखिए। अब इसकी बारी आती है, इसी को आगे करते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, यहाँ पे इसको मिटा देता हूं, इधर देखिए। चलो आगे करते हैं भाई। इसकी वैल्यू पुट करता तो डीबी की वैल्यू कितनी आ गई रे, डीबी इक्वल म्यू 0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। म्यू 0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ये तो थी इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू, लेकिन भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब उसमें डायरेक्शन भी जरूर मिलेगी, और इस चैप्टर में डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। समझ में आया कि नहीं आया। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो भी अपन देखेंगे। पहले इसकी थोड़ी सी वेक्टर फॉर्म कर लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म कैसे करेंगे, मैं लिख देता हूं, इसके ऊपर लगा दिया एरो। इसके ऊपर क्या लगा दिया, एरो। चलो भाई, म्यू 0/4 पाई, कोई दिक्कत नहीं है, IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। भाई ये तो मैग्नीट्यूड था ही, इसलिए डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर देता है, तो इसके साथ में लगा दो यूनिट वेक्टर, मतलब इस डायरेक्शन में इतने मैग्नीट्यूड के साथ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, द वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। चलो ये पुट कर दो, तो वेक्टर ऊपर आ गया, नीचे आर और आर कितना हो, ये भी तो मैग्नीट्यूड ही है, तो आर और आर स्क्वायर कितना हो गया, आर क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं DB म्यू 0/4 पाई IDL sin थीटा आर अपॉन आर क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब इधर देखो, जब DL आया, अब DL और R है, इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता हूं, क्योंकि DL भी तो क्या था, वेक्टर ही तो था। DL भी क्या था, वेक्टर था। समझ में आया कि नहीं आया। DL मैंने बताया करंट एलिमेंट वेक्टर होता है। तो A क्रॉस B क्या होता है, AB sin थीटा होता था कि नहीं होता था, AB sin थीटा। तो यहां पे DL क्रॉस R कर दें, DL क्रॉस R लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि A क्रॉस B AB sin थीटा होता है। तो DB की वैल्यू कितनी होगी, म्यू 0/4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये इसकी होगी वेक्टर फॉर्म, ये इसकी क्या होगी, वेक्टर फॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये किसकी होगी, वेक्टर फॉर्म होगी, बायो-सावर्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म होगी ये, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट से। इसमें मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं इसकी, ठीक है। और इसमें और कुछ ज़्यादा करें तो इसको B की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे भाई, B की वैल्यू इससे देखो, यहाँ से इक्वेशन नंबर इसको दे दो 5 दे दो, इक्वेशन नंबर 5 से। इक्वेशन नंबर 5 को हम और भी थोड़ा मॉडिफाई करें तो थोड़ा इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट B की वैल्यू निकालना चाहें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो B की वैल्यू कितनी आई, B इजिकल टू म्यू 0/4 पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन, और B की वैल्यू चाहिए तो DB का B का बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ये इसकी कंप्लीट। तो हम जब भी स्मॉल एलिमेंट का निकालेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे,
आगे हम यही करने वाले हैं, स्ट्रेट कंडक्टर में भी, सर्कुलर कोयल में भी, एक्सिस ऑफ द रिंग के अंदर भी, सभी में हम इसी को यूज करके 3 एक्सप्रेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नोट कीजिए फटाफट से, कर लिया नोट आपने? चलो इधर देखिए, अब बारी आई इसकी डायरेक्शन की। मैंने कहा था ना डायरेक्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो डायरेक्शन और देख लेते हैं। तो डायरेक्शन किस तरीके से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलो डायरेक्शन देखने वाला, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन मेजरमेंट करने के लिए हमने 2 रूल पढ़ने हैं। क्या? एक तो राइट हैंड थंब रूल और दूसरा होता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल समझ में आया कि नहीं आया? चलो पहला हम डिस्कस करते हैं राइट हैंड थंब रूल। फर्स्ट, राइट हैंड थंब रूल। चलो ठीक है भाई, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। क्या? हमने एक कंडक्टर होल्ड किया अपने राइट हैंड में, ठीक है। कोई भी कंडक्टर ले लो, ये डस्टर मान लेते हैं कंडक्टर है, ठीक है। ये तो थंब की डायरेक्शन। तो अगर कोई ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, समझ में आया कि नहीं आया? अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये ऊपर की तरफ करंट कैरी कर रहा है भाई, आई करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। अपन ने इसकी ग्रिप के अंदर किसने बोला? राइट हैंड थंब रूल का मतलब देखो, राइट हैंड की ग्रिप में कोई कंडक्टर ले लो, एक्चुअल में नहीं लेना है, इमेजिन करना है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, नहीं तो बाल खड़े हो जाएंगे, पता है ना। इधर देखो, इसका मतलब क्या? अपन ने एक कोई भी कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है उसको अपनी राइट हैंड की ग्रिप में होल्ड किया, होल्ड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये करंट है वो राइट हैंड की ग्रिप में होल्ड किया, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी? इस तरीके से होगी। अब ये किस तरीके से होगी ये भी अपन देखेंगे। ये ऐसे, मतलब द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्वेचर ऑफ कर्ल और फिंगर। कर्ल ऑफ फिंगर देखो इधर, ये कर्वेचर फिंगर देखो, घूम के फिंगर इधर आई है, इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे घूम रही है, इसका मतलब ये इस तरीके से घूम रही है। समझ में आया कि नहीं? देखो इधर, ये ध्यान रखना इस बात का, कभी इसको ऐसे देखने में और ऐसे देखने में दोनों में फर्क है। तो इसको देखो ऐसे रख लो, ऐसे घुमाओ, तो इस हाथ पे जिस तरीके से घूम रही है वो होंगी। देखो अब मैंने बोला करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर हो तो देखो इधर क्या है, ये क्या बना? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट अगर अपवर्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो जो राइट हैंड थंब रूल है वो क्या हो गया कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इसका मतलब देखो ये कैसे जा रही है, यहां पे तो इनवर्ड है, देखो ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ऐसे जा रही है, इस तरीके से जाएंगे, यहां अंदर यहां बाहर, यहां अंदर यहां बाहर। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। अगर डायरेक्शन इसके डाउनवर्ड कर देते हैं करंट की तो क्या होगा? मतलब ये हाथ में पकड़ लिया, ध्यान रखना इस बात, एक फिंगर है और ये थंब है, ये थंब है और ये क्या है? देखो ऐसे, ये हाथ है, ठीक है। ये क्या होगी? कर्वेचर ऑफ फिंगर। कर्वेचर ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसे थोड़ी पकड़ोगे, अब की बार करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना, अपने को करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है। अब अगर फिंगर देखो कैसे घूम रही है, पहले थी उससे डायरेक्शन, अब की बार क्या है? अपोजिट है। तो पहले क्या थी? एंटी क्लॉकवाइज, अब की बार क्या होगी? क्लॉकवाइज। अब ऊपर से देख रहे हैं हम, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो ऐसे घूम रही है, अब की बार देखो ये पहले अंदर जा रही थी, अब की बार क्या आ रही है? बाहर आ रही है, ऐसे घूम रही है। समझ में आया कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया अब की बार? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किसकी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या हो गया, इफ वी होल्ड ए कंडक्टर, इमेजिन करना है इन राइट हैंड, ग्रिप ऑफ राइट हैंड, देन द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्वेचर ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है राइट हैंड थंब रूल। समझ में आया कि नहीं है, इसको नोट कर लेना और ये लिख भी लेना जो मैंने बताया अभी। मिटा दूं, देखो अब आता है नेक्स्ट मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल क्या होता है, देखो ध्यान से सुनिए भाई, कि भाई मैक्सवेल ने ये जो सेम है ना, अभी जो हमने राइट हैंड थंब रूल किया है, इससे ही क्वेश्चन तो हो जाएंगे। कॉर्कस्क्रू रूल तो सिर्फ हमें बताने के लिए कि ये भी एक रूल है, ठीक है, जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है, कुछ नहीं किया, एक कॉर्क ले लिया, कॉर्क तो पता होगा सबको, ठीक है, ये कॉर्क ले लिया, एक स्क्रू लिया हमने, ये स्क्रू है, स्क्रू कौन सा, पेच होता है जो, ठीक है, ये स्क्रू ले लिया, ये ऐसे होते हैं इसके अंदर, अबे होता है ना, ध्यान दे देगा, स्क्रू नहीं होता, स्क्रू टाइट करते हैं स्क्रू ड्राइवर से हमने। अब क्या किया है, इसमें स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे लगाएं, अब इसको स्क्रू टाइट करें, तो एक्चुअल में स्क्रू कैसे टाइट कैसे होगा, तुम्हें पता होगा, जब टाइट करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, घुमाते ना घुमाते, तो अपने को देखो वही सेम कंडीशन होगी, अब की बार ऐसे घुमाना है तो पेच क्या होगा, टाइट होगा, तो टाइट होगा तो कहाँ जाएगा पेच, कॉर्क के अंदर जाएगा, और लूज करेंगे तो बाहर आएगा, घूमेगा। भाई पहले तो ऐसे घुमा तो पेच कहाँ गया, ऊपर, अब इस तरीके से घूमेगा तो पेच कहाँ आएगा, नीचे आएगा। समझ में आया कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब पेच को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, ऐसे इस तरीके से घुमाएंगे, इसको पेच को टाइट कर रहे हैं, देखो पेच लगाया, टाइट कर दो तो पेच कहाँ घूमेगा, ऊपर की तरफ गया, तो इसका मतलब जो करंट के जिस तरफ पेच जाएगा वो तो करंट की डायरेक्शन होगी, और जिस तरफ पेच घूमेगा वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ इनवर्ड होगी, यहाँ आउटवर्ड होगी। अब पेच को लूज करेंगे, तो पेच को लूज करेंगे तो करंट की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो इसका मतलब करंट के जहाँ पेच जा रहा है, जहाँ स्क्रू जा रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, और जहाँ पे हम जिस डायरेक्शन में स्क्रू को रोटेट करवा रहे हैं वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने आज डिस्कस किया है किसके बारे में, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में, बायो सावर्ट्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा है, और हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में पढ़ा है, किसके लिए, कोई भी कंडक्टर एक हो जिससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बायो सावर्ट्स लॉ से किस तरीके से मेजरमेंट की जाती है, वो हमने 2 रूल पढ़े हैं इसके, क्या क्या, फर्स्ट था राइट हैंड रूल और सेकंड था कॉर्कस्क्रू रूल, कॉर्कस्क्रू रूल। समझ में आया कि नहीं आया, तो आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तब तक के लिए बाय बाय।